हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा लेक्चर मैपिंग के थ्रू इतिहास के अध्ययन का तीसरा लेक्चर है। वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उसके पश्चात हम बात करेंगे महाजनपद काल की। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल भी ना अपने चरणों में दो कालों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। शुरुआत करते हैं ऋग वैदिक काल से। इसमें सबसे पहले हम राजनीतिक संरचना की बात करेंगे। तो ऋग्वैदिक की राजनीतिक संरचना भी कबीलों में बटी हुई थी। कबीले का प्रधान राजा कहलाता था, मतलब राजा की पहचान एक पर्टिकुलर कबीले से होती थी। इसलिए राजा को जनश्च गोपाः कहा जाता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था तथा कबीले की सुरक्षा इसका मुख्य दायित्व होता था। और यह राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन इसे निर्वाचन के माध्यम से वैधता प्रदान की जाती थी। इस तरह शासन में लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। बात करें नौकरशाही की, तो कबीले के कार्यों को संचालित करने के लिए एक नौकरशाही मौजूद थी, जिसमें सेनानी, पुरोहित, स्पष्ट या गुप्तचर आदि शामिल थे। नौकरशाही रक्त संबंधों से युक्त थी। अभी स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय कर को आरोपित नहीं किया जाता था। जब राजा को कर नहीं मिलता था तो अपने लिए वह सेना कैसे रखता। तो सिर्फ यहाँ पर राजा कबीले का सुरक्षा करता था। आगे जनप्रतिनिधि संस्थाओं की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत और गण, ये चार संस्थाएं मौजूद थीं जो राजा पर अंकुश लगाती थीं। विदत नामक जो संस्था थी वह आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। इसमें धार्मिक, सैनिक और कबीलों से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। ये सामग्रियों के वितरण को निर्धारित करती थी और विदत का संबंध सैनिक और असैनिक दोनों कार्यों से था। आगे जो सभा नामक संस्था थी उसमें सदस्य कबीले के अनुभवी और वृद्ध लोग रहते थे। इसमें न्याय संबंधी कार्य किया जाता था। यह वर्तमान आधुनिक राज व्यवस्था के उच्च सदन के समान मौजूद थी। फिर समिति संस्था जो है वह राजा के निर्वाचन से जुड़ी थी। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद होता था। इसे आधुनिक राज व्यवस्था के निम्न सदन के समान माना जा सकता है। सभा समिति में स्त्रियां भी शामिल होती थीं, जो इसके प्रगतिशील स्वरूप को दर्शाती हैं। मतलब यह काल लैंगिक समानता का काल था। अब ये जो प्रतिनिधि संस्थाएं थीं ये राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाती थीं, इसीलिए इस काल में राजा निरंकुश नहीं होता था। अब इस काल में प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कबीले के अंदर कुल, विश, ग्राम और जन आदि इकाइयां मौजूद थीं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना का स्वरूप देखें तो राज्य का क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं था। भूस्वामित्व की अवधारणा नहीं थी। राजतंत्रात्मक सामाजिक प्रणाली होने के बावजूद भी जनतांत्रिक मूल्य विद्यमान थे। चलिए अब ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना की बात साथ ही में कर लेते हैं। ऋग्वेद के समान ही उत्तर वैदिक काल में भी कुछ इस तरह की समानताएं देखने मिलती हैं। इस काल में भी राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं था। स्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था और नौकरशाही अभी भी रक्त संबंधों से युक्त थी। सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थीं। अब इनके अलावा देखते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन आए उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में। तो इस समय भूमि की अवधारणा सामने आ गई थी। आर्यों का मुख्य पेशा कृषि हो गया था, इसलिए स्थायी जीवन का विकास हुआ था। अब राजा मात्र एक कबीले का प्रमुख नहीं रहा, बल्कि एक क्षेत्र का शासक हो गया था। इसी क्रम में राजपद का महत्व भी बढ़ा और राजत्व की अवधारणा पहली बार सामने आई। उल्लेखनीय है कि ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में कहा गया है कि राजा पृथ्वी में ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब इस समय राजपद का दैवीकरण हो गया था। राजपद को गौरवपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ आदि। राजा बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, जैसे सम्राट, विराट और स्वराट। अब उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि के लिए युद्ध करने लगे थे। क्षेत्रीय विस्तार हुआ था और जनपद नामक प्रशासनिक इकाई भी निर्मित हुई थी। ऐसे में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम होने लगा था। फलतः राजा की शक्ति पर अंकुश कम हुआ और वह निरंकुश होने लगा। क्षेत्रीय विस्तार के साथ राजा को सहायता के लिए नौकरशाही में अधिकारियों की संख्या बढ़ी। ब्राह्मण ग्रंथों में 12 रत्नन या अधिकारियों का वर्ग हमें देखने मिलता है। साथ ही राजा अब बलि नामक कर बलपूर्वक वसूल करने लगा था और कर के साथ ही लोहे के युद्धास्त्रों का प्रयोग करने के कारण राजा की शक्ति बढ़ी थी। कुल मिलाकर इस समय संपत्ति की अवधारणा सामने आने लगी थी और ऋग्वैदिक कालीन कबीलाई ढांचे में दरार पड़ गई तथा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी।
चलिए अब आगे वैदिक काल की आर्थिक संरचना की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक संरचना। अर्थव्यवस्था में ना हम पशुपालन और कृषि, शिल्प उद्योग और व्यापारिक वाणिज्य की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के पशुपालन और कृषि की बात करें तो यहाँ पर आर्यों का भौतिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि की जाती थी लेकिन वह द्वितीयक पेशा था, इसलिए अब आर्यों के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व है। गाय उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पशु थी। यही वजह है कि आर्यों से जुड़ी अनेक शब्दावलियां गौ शब्द से जुड़ी हुई थी। जैसे राजा को गोपिया या गोप्ता कहा जाता था, दूरी के लिए गव्युति शब्द यूज होता था, अतिथि को गौहंता कहते थे, समय को गोधुली कहा जाता था और युद्ध को गविष्ठा कहते थे। अब वो गाय और घोड़े आर्यों की मुख्य संपत्ति मानी जाती थी, अतः इनकी सुरक्षा आर्यों का मुख्य कार्य था। फसलों की बात करें तो आर्य मुख्यतः एकमात्र फसल यव या जौ से परिचित थे। ये निर्वाह मूलक कृषि करते थे, अर्थात कृषि उत्पादन नगण्य था। यही वजह है कि गैर कृषि कर्मों में ज्यादा विकास देखने नहीं मिलता, मतलब खेती सिर्फ उतनी होती थी जितना खाने के काम में आए। अब ऋग्वैदिक काल के शिल्प और उद्योगों की बात करें तो यहाँ बढ़ई को तक्षण कहते थे, कुम्हार को कुलाल कहते थे आदि शब्दों का प्रयोग होता था। मृतभांड निर्माण, लकड़ी की सामग्री का निर्माण, रथ निर्माण आदि जैसे शिल्पों का विकास हुआ था, लेकिन श्रम का विभाजन और विशेषीकरण नहीं हुआ था अभी। ऋग्वैदिक काल के व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो यहाँ पणी नामक समूह व्यापार से जुड़ा हुआ था। ये पशुओं की चोरी और उनके क्रय विक्रय से जुड़े हुए थे। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। इस काल में कोई संगठित व्यापार नहीं था क्योंकि कृषि अधिशेष का अभाव था। राजा इस समय कर भी नहीं लेता था, मतलब करारोपण प्रणाली मौजूद भी नहीं थी। बलि नामक कर की सूचना मिलती है इस समय, जो कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को देते थे उनकी सुरक्षा के लिए। अब इन सब बातों को देखने के बाद ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमें उपहार मूलक निर्वाह अर्थव्यवस्था का मिलता है। यहाँ युद्ध और उससे प्राप्त लूट के माल का पुनर्वितरण कबीलाई सदस्यों के मध्य होता था। इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था कबीलाई स्वरूप से युक्त थी। चलिए अब आगे उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो इस काल में भी ऋग्वैदिक काल के समान ही वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अन्य व्यापक परिवर्तन आ गए थे। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है वह आर्यों का मुख्य पेशा बन गया था। स्थायी रूप से बस्तियों का विकास होने लगा था, लोग निवास करने लगे थे और भूमि की अवधारणा विकसित हो गई थी। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलों की खेती होने लगी थी और बड़े पैमाने में कृषिगत कार्यों में पशुओं का प्रयोग होने लगा था। काट संहिता नामक ग्रंथ में 24 बैलों द्वारा कृषि कार्य का उल्लेख मिलता है, जो कृषि के विस्तार को सूचित करता है। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन होने का एक मुख्य कारण लौह धातु का प्रयोग था। यहाँ पर लौह उपकरणों के माध्यम से जंगल की कटाई में सुगमता हुई और कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हुई और इसी के चलते उत्पादन अधिशेष हुआ, कृषि अधिशेष हुआ, जिसके फलस्वरूप गैर कृषिगत कार्य भी बढ़े और शिल्पों में विविधता आई। शिल्पकार व्यावसायिक संघों में संगठित होकर कार्य करने लगे। मतलब कह सकते हैं कि लौह धातु से जुड़े विभिन्न शिल्पों का निर्माण हुआ था, तो साथ ही वस्त्र, मृतभांड निर्माण आदि उद्योग भी विकसित हुए थे। अब चूंकि शिल्पों में विविधता आई थी तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी थी। इसी क्रम में निष्क, सतनाम और कृष्णल जैसे सिक्कों की चर्चा मिलती है। यद्यपि नियमित सिक्के नहीं चलाए जाते थे, लेकिन व्यापार में कर्ज और ब्याज की गतिविधियां बढ़ रही थीं। इन सब से सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि करारोपण प्रणाली का विकास हुआ। भूमि कर के रूप में उत्पादन का 1/16 हिस्सा लिया जाने लगा था और इस कर को बलि कर कहा जाता था। बलि नामक कर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे राजा बलपूर्वक वसूल करने लगा था। इस तरह उत्तर वैदिक काल में हुए आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचना में व्यापक परिवर्तन लाया। इससे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लिए द्वितीय नगरीकरण का आधार तैयार हुआ। चलिए अब बात करते हैं वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की। इसमें हम वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा और स्त्रियों की दशा के बारे में बात करेंगे, साथ ही रहन सहन और खान पान के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज की। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में एक पितृसत्तात्मक समाज था। आरंभ में यहाँ के समाज को रंग के आधार पर आर्य और अनार्य 2 वर्णों में विभाजित किया गया था, लेकिन आगे चलकर यह समाज पुरोहित, सेनानी और सामान्य जन में विभाजित हुआ था। ऋग्वैदिक काल में अंतिम दौर में यह समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें ये 4 वर्ण देखने मिलते हैं। इस वर्ण विभाजन का आधार कर्म था। कर्म के आधार पर वर्ण विभाजन होता था। जो जैसे कार्य करता था उसे उस वर्ण का माना जाता था। एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण से संबंधित हो सकते थे। मतलब समाज में गतिशीलता देखने मिलती है। इसी से संबंधित एक कथन फेमस है कि ऋग्वैदिक काल में उल्लेख है कि मैं एक कवि हूँ और मेरे पिता चिकित्सक हैं तथा माता अनाज पीसती है, लेकिन फिर भी हम रात के समय साथ में बैठकर भोजन करते हैं। ये कर्म प्रधान समाज को दर्शाता है। आगे बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। तो इस काल में भी दास प्रथा थी। राजा जो था वह युद्ध बंदियों को दास बनाता था। इसमें स्त्रियां और पुरुष तथा आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में होता था और आर्थिक गतिविधियों में नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी पुत्री के जन्म को नीची निगाह से नहीं देखा जाता था। कहा भी गया था उस समय कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता का निवास होता है। इस काल में बाल विवाह नहीं थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपमुद्रा आदि शिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और महिलाओं को राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा, समिति आदि में भाग लेने का अधिकार था। इस तरह उन्हें सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार होता था। जीवन साथी को चुनने का अधिकार भी था। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद नहीं थीं। अब इस समय के रहन सहन और खान पान की बात करते हैं। तो यहाँ आर्य दुग्ध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे। अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर सोमरस का पान भी किया करते थे। साथ ही वस्त्र और आभूषण धारण करते थे। यहाँ अतिथि सत्कार पर विशेष बल दिया जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों के आवास के लिए धाम, गृह, सदन, वास्तु आदि शब्द का प्रयोग होता था। इनके आवास मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। वस्तुतः वैदिक आर्य यज्ञ कुंड के निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे। इनके आवास भी ईंटों से बनते थे। आवास बड़े और खुले होते थे। इनमें प्रकाश के प्रवेश की समुचित व्यवस्था होती थी। मतलब ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त थे, जैसे हड़प्पावासी थे। इनके रीति रिवाजों में समन नामक उत्सव का उल्लेख मिलता है। मनोरंजन का एक माध्यम भी था यह। आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने मौजूदा जीवन को सुखी और आनंदमयी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे तथा जीवन को उल्लास के साथ व्यतीत करते थे। इसलिए मनोरंजन के लिए उत्सव मनाते थे। नृत्य, गान आदि भी होता था। स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते थे। जहाँ ऋग्वेद में संवाद सूक्त में नाट्य कला का उल्लेख मिलता है। संगीत के अलावा मनोरंजन में घुड़दौड़, रथ दौड़ और शिकार भी होता था। आर्यों के जीवन में अंत्येष्टि के लिए दाह कर्म प्रचलित था। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज की। तो कुछ चीज़ों की निरंतरता ऋग्वैदिक काल से देखी गई है यहाँ। जैसे समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का होना, दास प्रथा का प्रचलित होना, दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए होना। इसी तरह खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन और अंत्येष्टि के क्षेत्र में निरंतरता देखी गई है। अब जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ जब कबीलाई परंपरा से भू संपत्ति की अवधारणा में प्रवेश हुआ था तो संपत्ति का अधिकार को लेकर स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया था। वर्ण विभाजन को ईश्वरीय सत्ता से जोड़कर देखा जाने लगा था, जिसमें कहा गया था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति परम पुरुष ब्रह्मा और ईश्वर के 4 अंगों से हुई है। इसी तरह वर्ण विभाजन मानवीय नहीं ईश्वरीय है। इसी के चलते धीरे धीरे कर्म के स्थान पर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई थी, जिससे कि सामाजिक गतिशीलता भी बाधित हुई। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च था, जिसका कार्य शिक्षा और ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ का संचालन करवाता था। वहीं दूसरी तरफ लोहे के प्रयोग के कारण क्षत्रियों की शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। इसलिए राजा बलपूर्वक कर वसूलने में सक्षम हुआ था और अधिशेष पर अपना अधिकार भी रखता था। ऐसी स्थिति में अब ब्राह्मण भौतिक समर्थन के लिए राजा पर आश्रित हो गया था और क्षत्रिय जो है या राजा जो है वह सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण पर आश्रित हो गया था। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया जाने लगा था। यही वजह है कि राजाओं द्वारा बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए जाते थे और बड़ी मात्रा में पुरोहित को दान दक्षिणा भी दी जाती थी। वैश्य जो है वो वर्ण व्यवस्था का तीसरा कर्म था, जो कि कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़े थे। ये उत्पादक और करदाता होते थे। वैश्यों को अनश्य बलिकृत या अनाज के रूप में कर देने वाला कहा जाता था। आरंभ में 3 वर्णों को द्विज कहा गया था, जिसका अर्थ होता है दोबारा जन्म लेने वाले, और इन द्विज को विभिन्न संस्कारों से जोड़ा गया था। इसी संदर्भ में कहा गया कि व्यक्ति जन्म से अशुद्ध होता है और वह संस्कारों से शुद्धता को प्राप्त करता है। अब इस वर्ण व्यवस्था में 4th स्थान पर आता है शूद्र,
जिनका मुख्य कार्य ऊपर के वर्णों की सेवा करना था। इस तरह वर्ण व्यवस्था समाज में भेदभाव मूलक हो गई थी। अब आगे उत्तर वैदिक काल के गोत्र की अवधारणा की बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इस अवधारणा के फलस्वरूप वैवाहिक संबंधों पर इसका ध्यान रखा जाता था। इसी क्रम में गोत्र बहिर्गमन विवाह पर बल दिया जाता था, जो सामाजिक और राजनीतिक विस्तार से प्रेरित एक अवधारणा थी। होता क्या था कि भूस्वामित्व की अवधारणा आ जाने से अब दूरवर्ती कबीले और क्षेत्रों से संबंध बनाना जरूरी था। इसलिए क्षेत्रीय विस्तार में उनका सहयोग मिल सके, इसलिए यह गोत्र की अवधारणा सामने आई थी। आगे बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था की अवधारणा सामने आई। इस काल में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम उल्लेखनीय है, जिनका उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। यह आश्रम व्यवस्था आगे आने वाली पीढ़ियों को उत्तरदायित्व प्रदान करने से संबंधित थी। वस्तुतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। साथ ही त्रिऋण की अवधारणा सामने आई थी। त्रिऋण मतलब देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मतलब इस समय देवताओं, शिक्षकों और पिता के प्रति कर्तव्य पालन पर बल दिया गया था। आश्रम के माध्यम से मानव में कर्तव्य का निर्धारण हुआ था। आश्रम और पुरुषार्थ की अवधारणा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से संतुलन बनाने का प्रयास करती थी। इसके माध्यम से आर्यों ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। अब यह जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा है ना, इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा एथिक्स के लेक्चर में या आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में। फिलहाल स्त्रियों की दशा देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में गिरावट आई थी। अब पुत्री के जन्म को नीची निगाह से देखा जाने लगा था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री का जन्म दुख का कारण है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर ना दे। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी को पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। मैत्रायणी संहिता कहती है कि स्त्री मदिरा और जुए के समान है, अर्थात स्त्री का वस्तुकरण कर दिया गया था इस समय और उसे उपभोग की वस्तु माना जाने लगा था। इस तरह स्त्री की पराधीनता आरंभ हुई थी। इस काल में अब सभा और समिति में स्त्री की भागीदारी कम होने लगी थी और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाने लगा था। अब इस काल के स्वरूप की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक पुरुष प्रधान समाज था। इस काल में जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन के संस्कारों से बंधने की अवधारणा मौजूद थी। फलतः मानव जीवन कर्मकांडी हो गया था। सामाजिक ढांचे में जटिलता आई थी, जिसका विकसित रूप हमें बुद्ध काल में देखने मिलेगा। इस अतिशय कर्मकांड के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म के अंदर ही प्रतिक्रिया शुरू हुई, जिसे हम उपनिषदीय चिंतन में देखेंगे। और इन्हीं कर्मकांडों का विरोध बौद्ध और जैन धर्मों में दिखाई देता है। इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म के चिंतन को उपनिषदीय चिंतन से जोड़कर देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक विश्वासों की। तो इस समय उपासना का उद्देश्य होता था भौतिक सुख की प्राप्ति। यहाँ लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वस्तुतः वे युद्ध, विजय और चारागाह, पशु और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उपासना करते थे। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक आर्यों की दृष्टि लौकिक थी। वे वर्तमान जीवन के बारे में ही सोचते थे, उसे सुखमय बनाना चाहते थे। परलौकिक जीवन की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इनकी उपासना की पद्धति की बात करें तो ये प्रार्थना और यज्ञ करते थे। ये प्रार्थना व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में प्रचलित थी। प्रार्थनाओं के साथ साथ जो यज्ञ होता था वह भी कर्मकांड से मुक्त था, अर्थात यज्ञ में बलि का महत्व नहीं था और साथ ही ब्राह्मण जैसे कोई भी मध्यस्थ की भूमिका नहीं होती थी उपासना के लिए। इस समय के देवकुल की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति के उपासक और बहुदेववादी थे। जिन प्राकृतिक शक्तियों से उन्हें जीवन शक्ति और मानसिक प्रेरणा मिलती थी, आर्य उन्हें देवता के रूप में स्वीकार करते थे। और देवताओं में भी पुरुषों की प्रधानता थी, लेकिन कहीं भी नारियों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण नहीं देखने मिलता। आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र माना जाता था, जो वर्षा और युद्ध का देवता था। इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। ऋग्वेद में इंद्र के सम्मान में सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं। वस्तुतः ऋग्वेद आर्यों के कबीलाई जीवन में युद्ध का प्रमुख स्थान था, इसलिए इंद्र उनका प्रमुख देवता था। इसी तरह अग्नि भी प्रमुख देवता था। यह ईश्वर और मानव के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, क्योंकि अग्नि में ही आहुति देकर सभी देवी देवताओं तक पहुंचाई जाती थी। अग्नि को घर के अतिथि के रूप में मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि यह प्रत्येक घर में मौजूद थी। अब उस समय लोग एक से दूसरे स्थान पर गमन करते थे और नए क्षेत्रों में बसने के लिए जंगलों को साफ करने की आवश्यकता थी, इसलिए अग्नि की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती थी।
आर्यों के प्रमुख देवता में वरुण का नाम उल्लेखनीय है। वे ऋत अर्थात प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम और व्यवस्था के संरक्षक थे, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। वे नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड देते थे। अब ऋत की अवधारणा क्या है उसे जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ऋत की अवधारणा ऋग्वैदिक आर्यों की एक अभिनव सोच को दर्शाती है। ऋत की व्यवस्था के दो भाग माने जाते हैं, एक प्राकृतिक व्यवस्था या प्रकृति की नियमित प्रक्रिया, और दूसरी व्यवस्था है नैतिक व्यवस्था, जिसमें नियमों से समाज संचालित होता है। प्राकृतिक व्यवस्था में दिन रात का होना, ऋतुओं का आगमन, नदियों का समुद्र की ओर प्रवाहित होना, समुद्र द्वारा अपनी सीमाओं में रहना आदि आते हैं। और वहीं प्रकृति इसके लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करती है। अब जिस तरह प्राकृतिक जगत में व्यवस्था है, उसी प्रकार समाज के लिए भी नैतिक व्यवस्था है, जिनके नियमों से समाज संचालित होता है। यहाँ नैतिकता से तात्पर्य मात्र सत्य, अहिंसा और सामाजिक नियम से ही नहीं, बल्कि यज्ञ भी माना जाता है। मतलब यज्ञ जो है वह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। यज्ञ से तात्पर्य समर्पण से है। यह धारणा प्रकृति के नियमों में भी देखी जा सकती है। यदि प्रकृति सब प्रदान करना छोड़ दे तो सृष्टि में जीव की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह मानव समाज भी एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना से ही संचालित होता है। अब यह जो ऋत की अवधारणा है ना, तो ऋत के विपरीत कार्य करने को सामाजिक अपराध या पाप माना जाता है। इस तरह ऋत के विरुद्ध कार्य करने वालों को वरुण दंडित करते थे, और देवता भी जो हैं वह ऋत के अधीन थे, अर्थात वे भी प्राकृतिक नियमों से संचालित होते थे। इसलिए समाज में भी मनुष्य को नैतिक मूल्यों से संचालित करने पर बल दिया गया है। इस तरह आर्य सोचते थे, उनकी धारणा थी कि प्राकृतिक व्यवस्था का कभी उल्लंघन नहीं होता, उसी प्रकार नैतिक व्यवस्था का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार विधि का विकास ऋत की अवधारणा में भी देखा जा सकता है। अब ऋग्वैदिक काल के अन्य देवताओं की बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में सूर्य की उपासना होती थी। सूर्य के व्यापक रूप को सविता कहा गया। सविता इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्य केवल दिन में प्रकाश को सूचित करता है, लेकिन जो सविता है ना, वह है सूर्य के दिन के समय व्यक्त रहने और रात्रि के समय अव्यक्त रहने के दोनों रूपों को दर्शाता है। आगे देवियों में उषा, अदिति, अरण्यी आदि का उल्लेख मिलता है, और पूषण पशुओं के देवता को कहा जाता था। अश्विनी चिकित्सा के देवता थे। अब यहाँ के उपासना के स्वरूप की बात करें तो ऋग्वैदिक धर्म में प्रकृति का दैवीकरण मिलता है। आर्यों ने जिन प्राकृतिक शक्तियों का सामना किया, प्रकृति की शक्ति के आधार पर उनका दैवीकरण कर दिया। इसीलिए उनका धर्म का स्वरूप बहुदेववादी मिलता है। धर्म का अभिप्राय समाज की नैतिक व्यवस्था से था, ना कि मात्र देव पूजा से। यहाँ नास्तिक वह व्यक्ति है जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता। ऋग्वैदिक कालीन ऋत की अवधारणा से धर्म का विकास भी हुआ था। चलिए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धर्म के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल के समान ही यहाँ पर भी प्रकृति की पूजा, बहुदेववाद और उपासना का लक्ष्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था, और यहाँ भी पुरुष प्रधान देवता मौजूद थे। लेकिन कुछ कुछ अवधारणाओं में परिवर्तन आने लगा था ऋग्वैदिक काल से कंपेयर करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीलाई धार्मिक संरचना टूटने लगी थी। जीवन कर्म कांड और आडंबर से युक्त हो गया था। मानव ईश्वर के मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसमें पुरोहित वर्ग सामने आया था। यज्ञ में मध्यस्थ के रूप में पुरोहित होते थे, तो वहीं मंत्रोच्चारण और बलि प्रथा का प्रचलन हुआ था। अब शुद्ध मंत्रोच्चारण पर बल दिया जाता था, जिसमें पुरोहित दक्ष थे। पुरोहित कहा करते थे कि सृष्टि का निर्माण यज्ञ से हुआ है, स्वयं प्रजापति भी यज्ञ के अधीन है, और यह यज्ञ पुरोहित के माध्यम से ही हो सकता है, और पुरोहित के आह्वान पर ही देवता आते हैं। इस तरह विशेष अर्थों में प्रजापति भी पुरोहित के अधीन हो गए थे। इस दृष्टि से समाज में पुरोहित का स्थान सर्वोच्च हो गया था। इसी के चलते उत्तर वैदिक काल में यज्ञ में अत्यधिक दान दक्षिणा और चढ़ावा देना आरंभ हो गया था। यज्ञ और बलि आर्थिक अधिशेष के आदान प्रदान का माध्यम बन गया था। इस काल में कृषि मुख्य पेशा होने के कारण अधिशेष उत्पादन की स्थिति पैदा हुई थी, और अधिशेष को समाज में विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए यज्ञ और बलि एक साधन था। यज्ञों के माध्यम से ही राजपद का महत्व बढ़ता था। पुरोहित ने राजत्व का दैवीकरण किया था। इसी क्रम में अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञ होने लगे थे। इसके माध्यम से पुरोहित प्रजा को बताता था कि राजा की शक्ति कितनी है। अब राजा बलपूर्वक कर प्राप्त करने को न्याय संगत ठहरा सकता था। फलतः राजकोष समृद्ध हुआ था। मतलब पुरोहित के माध्यम से राजा को सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं देवता का ही प्रतिनिधि हूँ, इसलिए आप मुझे कर दो। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज में यज्ञ और बलि एक कर्मकांड के साथ साथ सामाजिक आर्थिक आदान प्रदान का एक साधन भी था। उत्तर वैदिक काल में देवताओं का पदानुक्रम स्थापित हुआ था। प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रमुख देवता हो गए थे। प्रजापति सृष्टि के निर्माता,
विष्णु पालनहार और शिव संहारक हो गए थे। इस तरह त्रिदेव की संकल्पना सामने आई। तो साथ ही पूषण अब शूद्रों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। अब वैदिक कालीन उपासना में ना एक टॉपिक आता है उपनिषदीय चिंतन। तो इसे मैंने पहले ही आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में डिस्कस कर चुका है इंडियन फिलॉसफी में, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हड़प्पा काल और वैदिक संस्कृति में क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर थे। मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा। पहले समानताएं देखते हैं। दोनों सभ्यताओं का आरंभ का विकास का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश ही था। कृषि और पशुपालन दोनों में मौजूद था और वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। व्यापारिक गतिविधियां दोनों में ही मौजूद थीं। दोनों ही संस्कृतियां धार्मिक विश्वास से युक्त थीं और संस्कृति में प्रकृति के तत्वों की उपासना करती थीं। जल, अग्नि, वृक्ष आदि की पूजा का प्रचलन दोनों में ही था। कालीबंगा से प्राप्त यज्ञ कुंड बताते हैं कि दोनों ही संस्कृतियां यज्ञ किया करते थे। दोनों संस्कृतियों में बहुदेववाद मौजूद था। सिंधु निवासी तो जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। हड़प्पा में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। पृथ्वी को माता माना जाता था और वैदिक काल में पृथ्वी को अदिति के रूप में पूजा जाता था। हड़प्पा काल में स्त्री पुरुष आभूषण धारण करते थे। ऐसा ही वैदिक आर्यों के समाज में भी प्रचलन देखने मिलता है। अब दोनों ही क्षेत्रों में असमानताएं कौन कौन सी थी उनकी बात करते हैं। दोनों ही सभ्यताओं में काल का अंतर मिलता है। जहां हड़प्पा 1750 ईसा पूर्व की थी, वहीं वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व की थी। साथ ही भौगोलिक अंतर में हड़प्पा सभ्यता सिंधु से लेकर नर्मदा नदी तक फैली थी, तो वहीं वैदिक सभ्यता विंध्य प्रदेश के दक्षिण में नहीं जा सकी थी। स्वरूपगत अंतर भी मौजूद था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ नगर निर्माण योजनाएं, जल निकास प्रणालियां आदि मौजूद थीं। तो वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति से युक्त थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। लोहे का प्रयोग यहाँ नहीं देखा जाता। वहीं वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग देखने मिलता है। यहाँ युद्धास्त्रों का भी प्रयोग देखने मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते। आर्य मुख्यतः युद्ध प्रिय होते थे। हड़प्पावासी शांति प्रिय होते थे, इसीलिए उनके जीवन में घोड़ों का महत्व नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आर्यों के जीवन में घोड़ों का अत्यधिक महत्व था। आर्थिक क्षेत्रों के अंतर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में संगठित कृषि, व्यापक अवशेष उत्पादन, श्रम का विभाजन, विशेषीकरण और विकसित व्यापार, विदेशी व्यापार और बंदरगाह मिलते हैं। वहीं वैदिक कार्यों में आर्थिक गतिविधियां इस उच्च स्तर तक नहीं पहुंची थीं। नगरीकरण नहीं देखने मिलता और विदेशी व्यापार भी नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में धान की खेती नहीं होती थी, तो वहीं वैदिक आर्य धान की खेती करते थे। सामाजिक क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति का समाज मात्र सत्तात्मक था, जबकि वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज था और स्पष्ट रूप से चतुर्वर्ण व्यवस्था में मौजूद था। धार्मिक क्षेत्रों में हड़प्पा में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। मातृ देवी की उपासना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। वहीं वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और पुरुष देवता की प्रधानता थी। शिक्षा की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से प्रचलित थे और विभिन्न मोहरों पर अंकित लेख और धौलावीरा से मिले कुछ सूचना पटल इस लेखन कला को बरताते हैं। लेकिन आर्यों में या वैदिक संस्कृति में लेखन कला प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर जो शिक्षा है वह ऋतु परंपरा और मौखिक आधार पर होती थी। इस तरह हड़प्पावासी वैज्ञानिक चिंतन से युक्त थे और ज्यादा विकसित थे। तो ये अंतर था हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के मध्य। अब हमारे मेन टॉपिक वैदिक काल की मैपिंग पर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है किष्किंधा। यह उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। रामायण में इसे बाली और सुग्रीव के राज्य के रूप में बताया जाता है। यह कर्नाटक जिले में काप्पल जिले में हम्पी के निकट मौजूद है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। इस वन क्षेत्र को दंडकारण्य ही कहा जाता है। अगला है पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह एक उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के द्वारा सीता जी का अपहरण इसी पंचवटी नामक स्थान से किया गया था। आज भी यहाँ सीता गुफा के साथ कई मंदिर स्थित हैं। फिर है प्रयाग, जो ऐतिहासिक स्थल है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। प्रयाग का मतलब होता है बलिदान स्थल या प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म जी ने संसार की रचना के बाद अपनी प्रथम बलि प्रयाग में ही दी थी। आगे है कौशाम्बी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है जहां पर उत्तर वैदिक कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी रहा है कौशाम्बी और बुद्ध के समय यहाँ शासक उदयन था।
यहाँ से मटमैले रंग का बर्तन प्राप्त हुआ है। यहाँ से उत्खनन में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर मृत भांड, उत्तरी काले चमकीले मृत भांड आदि नामों से जाना जाता है। फिर आता है अहिक्षत्र। यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। यहाँ उत्तर वैदिक काल के पांचालों की राजधानी है। यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृतभांड और बाद के काल के कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं। अहिक्षत्र प्राचीन काल में उत्तर भारत के व्यापारिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थल था, जो तक्षशिला और पाटलिपुत्र जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। आगे आता है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली के पुराने किले के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल को महाभारत काल के कुरु राज्य की राजधानी के रूप में माना जाता है। यहाँ से उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद है मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थल है। यहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड के साथ साथ उत्तर हड़प्पा कालीन मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से अशोक के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गया था। फिर आता है हस्तिनापुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह स्थल कुरु वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के गेरुवर्णी मृतभांड के साथ चित्रित धूसर मृतभांड भी पाए गए हैं। इस स्थल से लोहे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। आगे है कुरुक्षेत्र। यह हरियाणा का एक जिला है। यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच 900 ईसा पूर्व के आसपास कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था। यहां से एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। आगे है भगवानपुरा। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यहाँ से 13 कमरों वाला एक घर प्राप्त हुआ है। इस स्थल से चित्रित धूसर मृतभांड और पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिसका काल 1600 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, जो ऋग्वेद का काल था। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा काल के अवशेषों के साथ चित्रित धूसर मृतभांड प्राप्त हुए हैं। आगे है तक्षशिला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। इसका संबंध वैदिक काल से है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का पाठ सर्वप्रथम तक्षशिला में ही वेदव्यास के पिता वैशंपायन द्वारा किया गया था। 2006 में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलिए अब दूसरे मैप में आते हैं। इसमें पहला स्थान है प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर वर्तमान में असम की राजधानी गुवाहाटी के पास स्थित है। इसका दूसरा नाम कामाख्या भी था। यह उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। आगे है हुलासखेड़ा। यह लखनऊ में मोहनलालगंज के नज़दीक मौजूद है। इसे प्रारंभिक NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर स्थल माना जाता है। इसका समय 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। आगे है बटेसर। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यहाँ पर हमें वैदिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाद में हमें इस स्थल से मौर्य काल और कुषाण काल से संबंधित संरचनाएं भी प्राप्त हुई थीं। प्राचीन चित्रित धूसर मृतभांड के प्रयोग के आरंभिक साक्ष्य बटेसर से मिले हैं। आगे आता है कांपिल्य। यह उत्तर प्रदेश के बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के मध्य स्थित है। उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। महाभारत में वर्णित दक्षिण पांचाल राज्य की राजधानी भी रहा है कांपिल्य। पांचाल शासक द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कांपिल्य में ही हुआ था। फिर है अतरंजी खेड़ा, जो हस्तिनापुर के निकट एटा जिले में स्थित है। भारत में इस स्थल से ही सर्वप्रथम लोहे के अवशेष मिले हैं। यहाँ के चित्रित धूसर मृतभांड और अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल और जौ का पाया जाना कृषि कार्य के प्रचलन को प्रमाणित करता है। मृतभांड में महत्वपूर्ण चित्रकारियां प्राप्त हुई हैं। आगे है जखेड़ा, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा घाटी में स्थित है। यहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड के साथ साथ लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार में दराती और फावड़ा मिला है। गढ़मुक्तेश्वर आता है अगला, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि हस्तिनापुर का एक भाग था यह। फिर आता है मुल्तान। मुल्तान को प्राचीन काल में मूल स्थान के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का जन्म यहीं हुआ था। बाद में हिरण्यकश्यप का संहार नरसिंह अवतार के द्वारा किया गया। आगे आता है कटपालन। यह पंजाब के जालंधर जिले की फिल्लौर तहसील में स्थित है। यहाँ से ऋग्वैदिक कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चित्रित धूसर मृतभांड और उत्तरकालीन हड़प्पाई मृतभांड मिले हैं। संभवतः ऋग्वैदिक आर्य और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग साथ साथ रहते थे यहाँ। इसके बाद है दिव्यकूट।
जिसका वर्णन महाभारत से प्राप्त होता है। यह एक उत्तर वैदिक कालीन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इसे पांडवों में से एक नकुल के द्वारा जीता गया था। संभवतः यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। तो ये सारे स्थल थे वैदिक काल के। अब इस वीडियो में ना ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल की थ्योरी वाले पोर्शन के कारण ये वीडियो लंबा हो गया है, तो इसे यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे महाजनपद काल और जैन धर्म के बारे में। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।